लेक्चर के इस पार्ट में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे शुरुआती एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। यह देखने की कोशिश करेंगे कि डाल्टन के एटम का जो मॉडल था वो जब गलत हो गया, इस तरीके से जब पता चला कि एटम डिवाइड कर सकता है, उसके टूटने से पार्टिकल्स निकलते हैं, तो अब नए आइडियाज के बेसिस पर किस तरीके से एटम के बारे में आइडिया लगाया जा सकता है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में पहली बार थॉमसन ने सोचा। डाल्टन का मॉडल गलत हो चुका था, यह बात हमें पता है, और पहली बार नया आइडिया लेकर के थॉमसन आए। थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सी बातें रखी उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चलिए एक बार फिर से जो हमने लास्ट टर्न पे डिस्कस किया है उसको रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप इधर फोकस करें, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग किए गए। एक कंडीशन में डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर हाइड्रोजन गैस भरी गई है और अगले एक्सपेरिमेंट के लिए इसी डिस्चार्ज ट्यूब के भीतर ऑक्सीजन गैस भरी गई है। आप बताइए इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज, पहले एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज और दूसरी कंडीशन में कैथोड रेज के भीतर क्या कोई डिफरेंस होगा? आप बताइए। मैंने आपसे पूछा कि इस दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, जिसमें पहले कंडीशन में हाइड्रोजन गैस भरी गई है और दूसरे कंडीशन में ऑक्सीजन गैस भरी गई है, और कैथोड रे के जनरेशन के बारे में, इसके भीतर से कैथोड रे प्रोड्यूस किए गए हैं, तो ये प्रोड्यूस होने वाले कैथोड रेज एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे? आप बताइए जी। बिल्कुल एक जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की गैस भरी जाए चाहे ऑक्सीजन की गैस भरी जाए, प्लेट कोई सा भी हो, हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इसलिए कैथोड रेज दोनों ही केसेस में एक जैसी होगी। अब बात मैं अगला आपसे पूछूं कि जो एनोड रेज होंगे वो दोनों केस में क्या एक जैसे होंगे? इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर एनोड रेज या पॉजिटिव रेज की बात करें तो क्या ये दोनों एक जैसे होंगे? बताइए। इन दोनों एक्सपेरिमेंट में कैथोड रे के बारे में तो आइडिया लगा लिया गया, एनोड रेज के बारे में सोच लेते हैं। क्या दोनों के एनोड रेज एक जैसे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था कि यहां पर आयोनाइजेशन के बाद मिलने वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एटम होगा और यहां पर मिलने वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम दोनों डिफरेंट होंगे, इसलिए एनोड रेज या पॉजिटिव रेज दोनों ही केसेस में डिफरेंट होंगे। यह बात आपको समझ में आ गई। अब पूरी बात को समझने के लिए एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। मैंने आपको बताया था ना कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे तो उन्होंने क्या किया, बीच के गैसियस एटम से टक्कर करने के बाद खुद तो आगे निकल गए। जब यहां बीच के एटम से उन्होंने टक्कर मारा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स भी आयोनाइज होकर के आगे बढ़े थे, और ये जो गैस का जो एटम था वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के रूप में बदल गया। बात समझ में आ गई? मैंने आपको बताया था ना कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ क्या था, इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और टक्कर मार करके खुद तो आगे बढ़े और बीच के गैसियस एटम को क्या किया, उन्होंने आयोनाइज कर दिया। यहां से भी इलेक्ट्रॉन आगे निकले, ये इलेक्ट्रॉन भी आगे निकला। बचा हुआ जो पॉजिटिव चार्ज्ड जो गैसियस एटम है वो बैक डायरेक्शन में गया। ये चीज था पॉजिटिव चार्जेस के बारे में। इस चीज को आप समझ चुके हैं। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो और अल्फा पार्टिकल्स हो, चार मैं पार्टिकल्स ले रहा हूं जिसमें ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, लेकिन चार्ज तो है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, जीरो चार्ज है, और इसके पास ये हीलियम 2+ आयन है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? एक्चुअली डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन होता है। हीलियम के ऊपर डबल चार्ज जब होता है तो उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो इसमें सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर मैंने आपको बताया था ना कि चार्ज पार्टिकल के लिए हम E/m रेशियो का एक्सपेरिमेंट करके हमने आइडियाज लगाए थे। हमने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान चार्ज पार्टिकल के बारे में उसके चार्ज और मास का रेशियो निकाला था। तो मैं रैंडमली आपसे पूछूं कि इस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा E/m रेशियो किसका हो सकता है और सबसे कम किसका होगा? अगर मैं इन चारों पार्टिकल्स में से पूछूं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ E/m रेशियो किसका होगा और लोवेस्ट वैल्यू ऑफ E/m रेशियो किसका होगा, क्या बता सकते हैं? तो इसमें क्या होगा, सवाल
आप बात समझेंगे। देखिए इसमें लोवेस्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे आप, लोवेस्ट वैल्यू उसकी मिलेगी जिसके लिए या तो मास सबसे ज्यादा हो या चार्ज सबसे कम हो। यही तो हो सकता है ना। लोवेस्ट वैल्यू कब, ये वैल्यू कब कम हो सकती है आप जानते हैं ना, जब ये वैल्यू लोवेस्ट तभी होगी जब ये बहुत कम हो, चार्ज बहुत कम हो या मास बहुत ज्यादा हो, क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड होगा ना। तो मास बहुत ज्यादा होने पर ये कम हो सकता है या ये एकदम कम हो तो ये कम हो सकता है। लोएस्ट E/m रेशियो न्यूट्रॉन के लिए मिलेगा। क्यों, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता भाई, तो इसलिए E/m रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 0 है ना, इसका 0 हो जाएगा। तो इसका E/m रेशियो न्यूट्रॉन के लिए जब हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और हाईएस्ट की बात करेंगे तो वो किसके लिए होगा, हाईएस्ट की जब हम बात करेंगे E/m रेशियो की तो ये वैल्यू उसके लिए मिलेगा जिसका या तो चार्ज सबसे ज्यादा हो या फिर मास सबसे कम हो। यहां इन्वर्सली रिलेटेड होगा ना, तो हाईएस्ट वैल्यू उसके लिए मिलेगी जिसका मास सबसे कम हो या चार्ज सबसे ज्यादा हो। तो यहां पर मैं अगर इस लेवल पे आपसे बात करता हूं तो आप जानते हो ना, आप यहां पर एक फंडामेंटल बात जानिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। चार्ज तो इसके पास है ही नहीं, तो ये गया काम से। ठीक है, इसके बारे में हमने सोचना बंद कर दिया। इसकी वैल्यू वैसे भी लोवेस्ट, अब हाईएस्ट की बात हम कर रहे हैं। बात आती है यहां पर चार्ज किसके पास ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस बराबर हैं। चार्ज के बेसिस पर देखें तो अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका मास भी ज्यादा है। मास ज्यादा होने से हीलियम क्या होता है ना, वो हाइड्रोजन का 2 गुना भारी होता है। और एक बात समझ लीजिएगा, फंडामेंटल में आपको फंडा आपको सिखा रहा हूं, हाइड्रोजन एटम का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होते हैं। बात समझ रहे हैं आप? कुछ चीजें मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आपके फंडामेंटल बेसिस को मजबूत बनाएंगे। इसलिए आप समझ लीजिए, हाइड्रोजन मास के लगभग बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, और उससे डबल भारी है ये आपका अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में एक चीज आप देख रहे हैं कि मास ज्यादा है, चार्ज भी ज्यादा है, तो यहां पर बात नहीं बन पा रही है ना। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं आपको मोटे तौर पे कहूं तो ये तो गया, अब आपको देखना है प्रोटॉन और इसके बीच में। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में अगर हम बात करें, एक पल के लिए मैं इस बात को यहां पर नीचे आप लेकर के आएंगे, पहले यहां फोकस करिए। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बीच में हम एक बार तुलना कर लेते हैं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के बीच में। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन, अगर हाइड्रोजन से तुलना करें इन दोनों के मास की, तो हम जानते हैं कि यहां पर 2He4 इसका मास होता है और इसका 1H1 होता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रोटॉन हाइड्रोजन के साथ अगर इसके कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन की तुलना में अल्फा पार्टिकल 4 गुना भारी होता है। ठीक है, ये 4 टाइम्स भारी है। तो इस वजह से यहां पर आप देखेंगे कि ये मास, जिसको आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे, तो आप देखें कि प्रोटॉन का मास लगभग हाइड्रोजन के बराबर माना जा सकता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल लगभग 4 टाइम्स भारी है। तो इस वजह से यहां पर मास ज्यादा होने से अल्फा पार्टिकल सबसे नीचे हो, मींस अल्फा पार्टिकल नहीं हो सकता हाईएस्ट वैल्यू वाला, क्योंकि मास ज्यादा तो ये वैल्यू लो कर देगा, इसलिए प्रॉब्लम है। भले ही इसका चार्ज ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं बन सकती। यहां इलेक्ट्रॉन्स पर जब हम फोकस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन यहां फेवर करता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज की कुछ वैल्यू है और इसका सबसे कम मास होता है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि जब हम 1836 इलेक्ट्रॉन को जब हम इकट्ठा करते हैं तब उसका मास 1 प्रोटॉन के बराबर हो पाता है। बात समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन लगभग मासलेस पार्टिकल हैं, नियरली मासलेस होते हैं। तो इसीलिए एक प्रोटॉन के बराबर मास बनाने के लिए 1836 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे जब कर दिए जाते हैं तब एक प्रोटॉन के बराबर मास बन पाता है। कंफ्यूजन थोड़ा हो रहा होगा, लेकिन लोएस्ट तो आपको समझ में आ गया। हाईएस्ट की बात है तो हाईएस्ट में हमें यह सोचना पड़ेगा किसका मास सबसे कम है। यहां पर इन दोनों का मास लगभग बराबर है, मैंने आपको बताया। यहां पर बात आई अल्फा पार्टिकल की, तो ये इनमें से किसी की भी तुलना में ये इसका क्या है, 4 टाइम्स है। मैंने आपको नीचे यहां कंपैरिजन करके दिखाया। फिर यहां पर बात है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि एक प्रोटॉन के बराबर मास बनाने के लिए 1836 इलेक्ट्रॉन्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तब जाकर की बात बन पाती है।
तो इन चारों में हाईएस्ट E/m किसका होगा? जिसका मास सबसे कम होगा उसका हाईएस्ट वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, इसलिए E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा। क्या बात आप रिलेट कर पा रहे हैं? सवाल का आंसर बनाने के लिए कभी ऐसा पॉसिबल नहीं कि केमिस्ट्री में आपसे सीधे सीधे रटने वाले क्वेश्चन पूछे जाएं। आपको कुछ फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल और हाइड्रोजन के बीच में मोटे तौर पे एक रफ आइडिया हम लगाएं तो अल्फा पार्टिकल और हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशन बना सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रिलेशन बना सकते हैं। तो वैसे कहा जाए तो हाइड्रोजन का जितना मास होता है लगभग उतना ही प्रोटॉन का होता है, उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर रिलेशन बनाने की कोशिश करें मास के हिसाब से तो 1836 जब इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे हो जाते हैं तब एक प्रोटॉन के बराबर मास बना सकते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? तो 18 का आपको मल्टीप्लिकेशन याद है ना, 18 इंटू 2 36, तो 1836 ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये एक तरीका है याद करने का। तो इस तरीके से आपको पता चला कि इन चारों में सबसे कम सबसे लोवेस्ट वैल्यू है। यहां पर आप देखें इसमें लोवेस्ट वैल्यू किसकी है? न्यूट्रॉन की है ना, न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रल है। और हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? इलेक्ट्रॉन की है ना। उसके बाद बात आती है प्रोटॉन और अल्फा की, है ना, अल्फा पार्टिकल की। तो आप जानते हैं कि यहां पर प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की जब हम बात करते हैं तो इसका क्या होता है, ये प्रोटॉन की यहां पर देखिए लोवेस्ट और हाईएस्ट हमें मिल गया। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के E/m रेशियो में जब हमें कंपैरिजन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? यहां पर देखें इसका मास कितना है? 4m है। अगर इसका मास m है तो इसका मास, अगर प्रोटॉन का मास m माने तो इसका मास कितना है? 4m है। इसका चार्ज अगर हम ऐसे कहते हैं ना, इसका चार्ज अगर 1 यूनिट है, चूंकि हम प्रोटॉन पे +1 चार्ज देते हैं जबकि हीलियम पर 2+ चार्ज देते हैं, तब हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो यहां पर कितना है? +1 अगर चार्ज है तो यहां पर कितना चार्ज है? +2e चार्ज है। मैं मोटे तौर पे आपको बता रहा हूं। तो इसका E/m, अगर E/m है तो इसका कितना होगा? 2e/4m होगा। तो यहां से कट जाएगा 2, यानी E/2m, यानी इसके बारे में अगर कहें तो ये हो जाएगा 0.5 E/m। इसका क्या हो जाएगा? 0.5 वैल्यू ऑफ E/m होगी और इसका क्या होगा? E/m वैल्यू होगी। यानी हम देख सकते हैं प्रोटॉन का अल्फा की तुलना में ज्यादा होता है ना। तो यहां पर हम लेकर के आएंगे, ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन नहीं, आपका इंजीनियरिंग के एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन लिया है। तो यहां पर हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन के बाद अल्फा पार्टिकल होगा, उसके बाद प्रोटॉन होगा और प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसकी मदद से हम सीख सकते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करके आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आया होगा सवाल तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप थोड़ा बैक जा करके इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। अब बात होता है हमारा इनिशियल एटॉमिक मॉडल्स की। इनिशियल एटॉमिक मॉडल्स में थॉमसन का एटॉमिक मॉडल जो कि डाल्टन से ही मिलता जुलता था। थॉमसन की जो दो चीजें, ये हिस्टोरिकल मॉडल है, इस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं डालूंगा। बस इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री वाइज कि ये डाल्टन से इन्फ्लुएंस थे। इनके पास एक आइडिया था कि एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है और इसके अलावा इनको प्रोटॉन की जानकारी नहीं थी। इनको इसकी जगह पे ये पता था कि एटम में पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ऐसा इनको पता था, लेकिन ये प्रोटॉन के बारे में नहीं जानते थे। तो इन्होंने अपने मॉडल में जिस बात पर फोकस किया था वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बारे में सोचा। इन्होंने डाल्टन से ही मिलता जुलता मॉडल बनाया, जहां डाल्टन का एटॉमिक मॉडल कहता था कि एटम सॉलिड स्फीयर होता है। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या कहता था? एटम सॉलिड स्फीयर होता है। ऐसे ही इन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि एटम सॉलिड स्फीयर होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का बना होता है। इन्होंने पूरे अपने एटम को क्या माना? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल माना। और पूरा इन्होंने कहा कि जैसे एटम सॉलिड होता है ऐसा इन्होंने माना। इन्होंने क्या माना? अपने एटम को क्या कहा था? सॉलिड। ये बात इन्फ्लुएंस थी कहीं ना कहीं डाल्टन से। और अंतर बस ये था कि यहां पर एटम के भीतर इन्होंने पहली बार पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को अरेंज करके दिखाया, बाकी सब कुछ डाल्टन जैसा था यहां पर। तो उन्होंने क्या किया, इसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के लिए बताया कि ये पूरी की पूरी सॉलिड पॉजिटिव चार्ज की स्फीयर होती है और इसको न्यूट्रल करने के लिए इसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, इसके भीतर एम्बेडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके भीतर एम्बेडेड होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा।
खैर, ये बात डाल्टन के जैसे ही थी, बस इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस की पोजीशन को अपने तरीके से समझाने का इन्होंने कोशिश किया। बात ठीक भी थी, जैसा उस समय तक जानकारी थी उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन थॉमसन के स्टूडेंट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड अपनी टीचर की, जो थॉमसन जो उनके टीचर थे, उनके जैसी ही बात पर ध्यान रखते हुए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ ऐसे नतीजे पाए, ऐसे रिजल्ट्स पाए जो उस समय की नॉलेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग रिजल्ट था। एकदम अलग रिजल्ट पाया, थॉमसन से एकदम अलग रिजल्ट रदरफोर्ड को मिला। इसलिए इस तरीके के मॉडल को उन्होंने चैलेंज किया। रदरफोर्ड का मॉडल जो था वो इस तरीके के सॉलिड स्फीयर का जो आइडिया था एटम का, उसको चैलेंज किया। एकदम थॉमसन से अलग उन्होंने आइडिया दिया। कैसे रदरफोर्ड ने थॉमसन से अलग आइडिया बनाया, उसको अब हम देखने की कोशिश करेंगे। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सोर्स लिया रेडियम का, और रेडियम एक रेडियोएक्टिव पार्टिकल है, इसके भीतर से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जनरेट किए और इसको आगे इन्होंने एक स्लिट लगाई। क्या लगाया? स्लिट इसलिए लगाया ताकि ये छोटे से रास्ते से ही आगे गुजरें। ये अल्फा पार्टिकल्स इस स्लिट के रास्ते से ही आगे निकले, यानी सीधी लाइन पर ही चलें, कहीं बिखरे नहीं। और आगे इन्होंने क्या लगाया? इसके आगे स्लिट के रास्ते आगे गुजारा, बाकी सारे यहां रुक जाएं, और आगे इन्होंने एक गोल्ड की थिन फॉयल लगाया। गोल्ड की थिन फॉयल, ये गोल्ड की थिन फॉयल बड़ी खास बात थी। गोल्ड की थिन फॉयल थी। और इसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक नया डिटेक्टर का, एक सेमी सर्कुलर एक डिटेक्टर यहां पर लगाया। इस तरीके से उन्होंने अपना अरेंजमेंट रखा। उन्होंने देखा कि रेडियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इस स्लिट के रास्ते सीधी लाइन पर गए और यहां पर गोल्ड के फॉयल से टकराने के बाद सीधी लाइन में चले गए। उन्होंने देखा कि 99.9% पार्टिकल सीधी लाइन में चले गए। यहां पर वो डिटेक्टर ने ऐसा बताया कि सीधे यहां से निकले, गोल्ड के फॉयल से टकराए और सीधे निकल गए। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि 0.1% पार्टिकल, जो बच गए पार्टिकल्स, वो 0 to 90 डिग्री के एंगल पर, 0 to 90 डिग्री के एंगल पर, यहां पर अगर हम देखें तो 0 to 90 डिग्री के एंगल पर 0.1% अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हुए। अब सवाल यह था कि ये अल्फा पार्टिकल इतनी कम संख्या में क्यों स्कैटर हुए और सारे सीधे कैसे चले गए? इसके अलावा भी इन्होंने देखा था। उन्होंने कहा कि बहुत कम, इवन 10,000 में कोई एक ऐसा पार्टिकल था। कुछ लोग 20,000 कहते हैं, कुछ लोग 8,000 कहते हैं, अलग अलग डेटा में अलग अलग तरीके की बात मिलती है। बस आपको यह समझना है कि बहुत लेस अमाउंट में, नियरली 10,000 या 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अपने रास्ते से रिवर्स बैक लौट आया। बात समझिएगा, यहां पर सीधी लाइन में मैक्सिमम पार्टिकल्स चले गए, 0 to 90 डिग्री पर 0.1% अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए। 10,000 अल्फा पार्टिकल में से कोई एक पार्टिकल ऐसा था जो अपने रास्ते से वापस लौट आया। इस तरीके का उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि इस एक्सपेरिमेंट से कहां थॉमसन की बात गलत साबित हो रही है? ठीक है, किया तो, अगर इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया तो किया, उसमें थॉमसन की बात कैसे गलत साबित हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए अब हमें इसके ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। आप ध्यान तो दीजिए, इस गोल्ड के थिन फॉयल को आप एटॉमिक लेवल पर सोचने की कोशिश करिए। आप देखेंगे इसको थोड़ा और, इसी एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा यहां पर यहां तक के फिगर को मैं मैग्नीफाई करके अब समझाने का प्रयास करूंगा। यहां तक के फिगर को अगर हम इसी फिगर को मैं यहां मैग्नीफाई करें तो अगर हम सीधे कह सकते हैं ना कि अगर गोल्ड की फॉयल है तो गोल्ड के एटम्स हैं, गोल्ड के एटम्स हैं। पतली फाइल थी इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि गोल्ड की ये जो थिन फाइल है वो सिंगल एटॉमिक लेयर की है, ऐसा हम मान रहे हैं। गोल्ड की पतली लेयर है, इसका मतलब ये है कि बहुत छोटी, मतलब बहुत कम मोटाई में गोल्ड के एटम सजे हुए हैं। आपको पता है कि थॉमसन ने एटम को क्या बताया था? पॉजिटिवली चार्ज।
तो अगर पूरा का पूरा एटम अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर का अगर बना हुआ है, तो यहां पर जब हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया है ना, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है, जब उसका हमने बम्बार्डमेंट कराया तो ये भी पॉजिटिव और एटम भी पॉजिटिव, तो इसको सारे के सारे पार्टिकल्स को रिपल्सन के कारण वापस लौट जाना चाहिए था। बात समझ पा रहे हैं या नहीं? थॉमसन ने यही तो कहा था ना कि एटम पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उसको न्यूट्रल करने के लिए उसके भीतर इलेक्ट्रॉन्स धसे होते हैं, उसको वाटरमेलन मॉडल कहा था। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, एटम भी पॉजिटिव चार्ज, तो आगे बढ़ने पे रिपल्सन लगना चाहिए, सबको वापस आ जाना चाहिए था। दूसरी चीज ये कि वापस अगर नहीं भी आते तो इतना तो तय था कि एटम होता है सॉलिड, थॉमसन के अकॉर्डिंग। एटम अगर सॉलिड है तो सॉलिड चीज से टकरा करके ये सॉलिड चीज यहीं रुक जाएगी ना, कभी भी आगे तो नहीं बढ़ सकती ना। अगर थॉमसन की बात को सही मान लिया जाए तो ये पॉजिटिव पार्टिकल कभी भी रिपल्सन की वजह से या इस सॉलिड बैरियर की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन देखा क्या गया, सारे के सारे सीधी लाइन में आगे निकल गए, सारे के सारे सीधी लाइन में आगे बढ़ गए, 99.9% पार्टिकल्स आगे बढ़ गए। इससे यह पता चला कि ये जो हम कह रहे हैं सॉलिड स्फीयर जैसी बात, वो बात गलत है। एटम में एटम सॉलिड है ये बात नहीं हो सकता है। सॉलिड होता तो कभी गुजर ही नहीं सकते थे। एटम हॉलो है तभी ये सारी चीजें आगे निकल गई। अगर ये चीजें आगे निकल गई यानी एटम हॉलो है। फिर लोगों ने कहा कि अगर एटम हॉलो है तो उसके पॉजिटिव चार्ज कहां गए? पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ एटम के भीतर का, जो थॉमसन ने कहा था? तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसके भीतर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो बहुत छोटे से स्पेस में घिरा हुआ है। उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज है तो, लेकिन एटम के भीतर बहुत छोटे से जगह में घिरा हुआ है। ये पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि बहुत 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 छोटे से जगह में घिरा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज। और उसको उन्होंने कहा था आगे चल करके न्यूक्लियस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता, ये पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं होते तो इनको रिपल्सन फील नहीं होता। यानी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही 0.1% अल्फा पार्टिकल को रिपल्सन फील हुआ। इस एंगल के दायरे में 0.1% अल्फा पार्टिकल को इसीलिए रिपल्सन फील हुआ क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज हैं। जो पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के टच में गुजरा उसको रिपल्सन लगा और इस वजह से वो अपने रास्ते से डेविएट हो गया। बात समझ रहे हैं ना? जो अल्फा पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के टच से गुजरा वो रिपेल होकर के अपने रास्ते से डाइवर्ट हो गया। इस वजह से कुछ संख्या में पार्टिकल्स डाइवर्ट हो रहे हैं। इट मींस एटम के भीतर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एक सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको आगे चल करके उन्होंने क्या कहा था, न्यूक्लियस कहा था। तो इस तरीके से एटम का हॉलो होना, एटम पूरा का पूरा हॉलो है, ये बात किसने बताया? ये बात बताया रदरफोर्ड ने। और उन्होंने नया आइडिया दिया न्यूक्लियस की प्रेजेंस का। उन्होंने कहा कि एटम के भीतर पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया। उन्होंने कहा इस न्यूक्लियस के भीतर ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं, बाकी पूरा का पूरा एटम हॉलो होता है। इसके ही सपोर्ट में उन्होंने कहा था कि जो एटम्स इस न्यूक्लियस के एकदम सामने से गुजरे उनको ही वही केवल अपने रास्ते से रिवर्स बैक हुए। जो पार्टिकल इस न्यूक्लियस के एकदम सामने से गुजरे वही पार्टिकल केवल अपने रास्ते से रिवर्स बैक हुए। और इस आधार पे उन्होंने कहा न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है क्योंकि इसके सामने से गुजरने वाले पार्टिकल्स केवल 10,000 में से कोई एक है। यानी उन्होंने कहा था कि कोई 10,000 में से कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो अपने रास्ते से वापस लौट रहा है। कुछ किताबों में 8,000 भी कहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में से कोई एक पार्टिकल, केवल इसमें से एक पार्टिकल अपने रास्ते से रिवर्स बैक हो रहा है। इस तरीके से उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। और आगे चल करके न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के डायमीटर के रेंज के बारे में उन्होंने बताया था, रेडियस के बारे में उन्होंने बताया, सारी चीजों को अलग अलग उन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया। उन्होंने कहा था कि जहां एटम का रेडियस, हालांकि एटम की रेडियस, अब हम यहां पर जब तुलना करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो हम सीधे तौर पे हम यहां पर कह सकते हैं, इसी इमेज को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये मॉडल था डाल्टन का
ये मॉडल था थॉमसन का, और इसके बाद मॉडल आया रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस के बारे में बताया और पूरे एटम के बारे में इस तरीके से आइडिया दिया। तो जहां अभी तक सॉलिड सॉलिड चल करके आ रहा था, यहां पर आकर के एटम हॉलो हो गया। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर एटम कैसा था? सॉलिड था। यहां भी एटम सॉलिड था, अब हॉलो हो गया। यहां पर पहली बार रदरफोर्ड ने किसके बारे में बताया था? न्यूक्लियस के बारे में। और यहीं तक आते आते पॉजिटिव चार्ज की बजाय, जैसे थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज पर फोकस किया था, इन्होंने कहा था ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होते बल्कि न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के बने होते, जैसे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होता है। नेगेटिव चार्ज किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन के जुड़ते जाने से बनता है, इलेक्ट्रॉन के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। मतलब समझ रहे ना? किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन हो, मल्टीप्लिकेशन क्या ऐड कहते हैं, तो क्या होगा? किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही प्रोटॉन का भी उन्होंने आइडिया दिया। उन्होंने कहा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज नहीं होते बल्कि किसी के पास एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन, तीन प्रोटॉन, ऐसे प्रोटॉन होते हैं। तो उसको उन्होंने कहा न्यूक्लियस के भीतर वो पाए जाते हैं। ठीक है। थॉमसन की खास बात ये थी, थॉमसन इतने भी बुरे नहीं थे, इन्होंने एटम के रेडियस के बारे में बताया था। इन्होंने एटम का रेडियस बताया था लगभग 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का, है ना? अगर इसको हम कहें कि एटम का जो रेडियस था उसके बारे में इन्होंने बताया 10⁻10 मीटर का। रदरफोर्ड ने कहा एकदम सही कैलकुलेशन है, ये एटम का जो रेडियस है वो उतना ही है, 10⁻10 मीटर की रेंज का है। लेकिन इसके भीतर जो एक अगली बात इन्होंने बताई थी न्यूक्लियस के बारे में, उसके रेडियस के बारे में, न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में इन्होंने बताया नियरली 10⁻15 मीटर के ऑर्डर का इसके भीतर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। इन्होंने न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में इन्होंने आइडिया दिया था कि 10⁻15 मीटर के रेंज का क्या होता है? एक रेडियस होता है, जो कि इससे बहुत बहुत छोटे वॉल्यूम में ऑक्युपाइड होता है। न्यूक्लियस बहुत 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 छोटा होता है। इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियस और रेडियस, एटम के रेडियस के बीच का जो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं न्यूक्लियस से अगर हम उल्टा चलें तो हम ये कह सकते हैं, उल्टा अगर हम चलें तो हम कह सकते हैं कि एटम 10⁻5 पावर्स बड़ा होता है। एटम बहुत बड़ा होता है और न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया, एटम के रेडियस के बारे में दोनों यहीं से पता हो गया था, लेकिन इन्होंने न्यूक्लियस की नई इंफॉर्मेशन दिया। इन्होंने कहा न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, उससे इतना गुना बड़ा उसका एटम होता है। इस चीज को समझाने के लिए एक सिंप्लीफाइड जानकारी दी जाती है। उसमें कहा जाता है कि अगर आपके पास एक क्रिकेट स्टेडियम बनाना हो तो उस क्रिकेट स्टेडियम को आप एटम की तरीके से इमेजिन कर सकते हैं, और इसमें ऐसा क्रिकेट का स्टेडियम बनाना है जिसके सेंटर में आप एक टेनिस की बॉल लें। किसकी बॉल? टेनिस या जो भी क्रिकेट की बॉल लें, उसको उस स्टेडियम के सेंटर में रख दें और उसको न्यूक्लियस माने। मेरे साथ इमेजिन करते हुए चलिए, एक क्रिकेट के स्टेडियम की हमें कंपैरिजन करना है, इमेजिनेशन करना है, जिसमें एक क्रिकेट या टेनिस की बॉल लेनी है। यानी यहां पर क्या है? क्रिकेट की एक बॉल लेनी है और इसको सेंटर मानते हुए हमें एक क्रिकेट का स्टेडियम इमेजिन करना है जिसका रेडियस 5 किलोमीटर हो या फिर डायामीटर कितना हो? 10 किलोमीटर हो। तो इतने बड़े क्रिकेट के स्टेडियम को जब हम बनाएंगे, उसके सेंटर में एक क्रिकेट के बॉल की इमेजिनेशन करें, तब जाकर के हम सोच पाएंगे कि क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस है और इतना बड़ा रेंज का एटम होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटम लगभग हॉलो होता है। तो ये सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी में एक बार रीडिंग लगाइएगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ आपसे सवाल पूछा जा सकता है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पे। रदरफोर्ड की खास बात क्या थी? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बताया। न्यूक्लियस, रदरफोर्ड का मॉडल गलत क्यों हुआ उस बारे में आपको बताते हैं। उस चीज को समझने के लिए हम एक इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर रदरफोर्ड ने, एक्चुअली यहां पर हम जूम करके ही चलेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दिया। यहां जूम करके आप लेकर के आएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों रिवॉल्व करते रहते हैं।
उन्होंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करते रहते हैं, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। यह बात उन्होंने अर्थ और सन के बीच से रिलेट करके उन्होंने समझाने की कोशिश किया। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन का मतलब आप अर्थ को समझिए और न्यूक्लियस का मतलब आप सन को समझिए। जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, वैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। यानी यहां पर क्यों कौन सा अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। उन्होंने एक कल्पना किया था कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, लगभग वैसा ही जैसा सन और अर्थ के बीच में होता है। लेकिन यह बात आगे चल करके गलत साबित हो गई। इस बात के अगेंस्ट बाद में चलकर के मैक्सवेल ने कहा कि यह बात पॉसिबल नहीं हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करता रहे। लोगों ने पूछा क्यों, ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं हो सकता है? अगर अर्थ और सन के केस में इस तरीके से सर्कुलर पाथ के बारे में हम सोच सकते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बारे में सर्कुलर पाथ की बात क्यों नहीं की जा सकती है? तो मैक्सवेल ने कहा था कि सन और अर्थ दोनों न्यूट्रल बॉडी हैं, इसलिए यह अट्रैक्शन, इस तरीके का कोई अट्रैक्शन काम कर सकता है। लेकिन यहां दोनों चार्ज्ड बॉडीज हैं, इसलिए ऐसा अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वहां पर हम डिस्कस करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां और कैसे रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को हम दूर करके आगे बोर्स का एटॉमिक मॉडल हम लेकर के आएंगे। तो उसको समझने के लिए हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, नए लेक्चर में चलेंगे। लेकिन अभी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी तक कोई बहुत बढ़िया सवाल नहीं पूछा गया। कुछ सवाल जो मैंने आपको बताए हैं उसी बेसिस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है, जिसमें E/M रेशियो किसका हाईएस्ट होगा, किसका लोवेस्ट होगा, असेंडिंग ऑर्डर बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर E/M रेशियो का बताइए, किसके लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी E/M रेशियो पॉजिटिव पार्टिकल में। अगर पॉजिटिव पार्टिकल्स में तुलना किया जाए तो प्रोटॉन के लिए E/M रेशियो सबसे ज्यादा होता है। ऐसे न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। बस कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन हैं। आगे के टॉपिक्स में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, जिस पर हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे।